हिंदुस्तान का मिशन एयरलिफ्ट जारी है और मौजूदा हालात के बीच आज फिर से अफगानिस्तान में फंसे हिंदुस्तानियों को वापस लाया गया। आज अफगानिस्तान में फंसे 390 लोगों को हिंदुस्तान लाया गया। C-17 ग्लोब मास्टर से 107 हिंदुस्तानी लाए गए हैं और यह तैयारा गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचा है, जहां पर अपनों को देखकर लोगों के चेहरे पर चमक देखने को मिली। जबकि दोहा के रास्ते 135 हिंदुस्तानी मुल्क की वापस लौट आए हैं और इसके अलावा ताजिकिस्तान के रास्ते भी 87 हिंदुस्तानी अपने वतन लौटे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां से ज्यादातर लोग निकलना चाहते हैं, जिसे देखते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत अपने लोगों को वापस लगातार ला रही है। आज के इस खास प्रोग्राम में हम हिंदुस्तान के मिशन एयरलिफ्ट पर ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं अफगानिस्तान से हिंदुस्तान लौटने वाले लोगों का क्या कहना है। जी, बहुत अच्छे टाइम में हमारी मदद किए। बहुत गंदे हालात थे, वहाँ तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे। एयरपोर्ट बार बार आना पड़ रहा था, बहुत फायरिंग वगैरह थी, बहुत ज़ालिम वहशी दरिंदे लोग हैं, तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे। एयरपोर्ट पे भी वहाँ पे कोई दिक्कत हुई थी? एयरपोर्ट में भी यहाँ तालिबान वगैरह बहुत मना कर रहे थे, मत जाओ, किधर जा रहे हो। फिर बहुत मुश्किलों से तब जाके हम छूटे। बस मोदी सरकार का हम बहुत धन्यवाद दिल से करते हैं, मेहरबानी। भारत ने आपकी मदद करी, मोदी जी जी जी, क्या कहेंगे आप? हम बस उनका धन्यवाद करना चाहेंगे जो ऐसे बुरे हालात में हमारी मदद की है और हम यहाँ लाए। मुश्किल तो बहुत ज़्यादा थी, अब क्या कह सकते सर। अभी कितनी याद क्या हुआ, थोड़ा सा बताएंगे? चलो हमारे लिए तो ठीक थे, लोगों के लिए बहुत मुश्किल थे। हम तो थोड़े आरामी में थे, गुरुद्वारा साहब में थे, ठीक थे। आप लोग गुरुद्वारे में थे? और ये बताया था कि गुरुद्वारे में भी आ गए थे तालिबान? तालिबानी गुरुद्वारा साहब नहीं आए। नहीं। और भारत सरकार के बारे में क्या कहेंगे? भारत सरकार जिंदाबाद। आप लोगों की मदद करी है? हमारे मदद की, हम लोगों की इधर लेकर आए, हमारी सेवा की, खिदमत की, हम लोगों की इतनी सेवा। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम है हरदीप सिंह। किस तरह की मुश्किलें रही हैं ये दिन जो थे, अगर बात की जाए इन दिनों की? सर है तो कुछ नहीं, जो उनको तालिबान को बोलते हैं सबसे बेस्ट है, कुछ भी नहीं है, बहा हुआ ही है, कुछ भी नहीं है। हमारा देश बढ़िया काबुल। तब आप लोगों की मदद की गई है, भारत सरकार के बारे में क्या? बात की थैंक यू, बहुत बढ़िया मदद की है। मुश्किल तो सब अफगानिस्तान पब्लिक का है उधर, मगर हम सिख और हिंदू को ज़्यादा, क्योंकि तालिबान किसी को नहीं जानते और वो ठीक है, और लोग बोल रहे हैं जो हम किसी से काम नहीं है, अपना काम करें, मगर फिर भी दहशत चली हुई है, परेशानी है, गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, हालात ख़राब है। हर एक MP, सेनेटर वगैरह, वज़ीर, मुइन सबके घरों में जाते हैं, तलाशी करते हैं, उनके गन्स ले जाते हैं, उनकी गाड़ियां ले जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। रोज़ 2-2, 4-4 बार आते हैं। सब लोग परेशान हैं, आम लोग तो बिल्कुल ज़्यादा परेशान हैं, कोई भी खुश नहीं। आप शायद देखोगे काबुल एयरपोर्ट में हर एक गेट पे 5,000 बंदा, 4,000 बंदा खड़ा है। तो किस तरह की यातनाएं आपने देखी है वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हालात थे? थोड़ा सा अगर उस मंदिर के बारे में बताया तो। हमारे गुरुद्वारे अब तक तो सुरक्षित है, मंदिर सुरक्षित है, गुरुद्वारे सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब गुरुद्वारे में हमें चौकीदार रखा है, सब बैठ गए उधर। फिर देखेंगे बाद हालात देख के, फिर भारत सरकार से और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट बन रही है बात करेंगे, देखेंगे कि क्या होगा। फिर तालिबान का कहना ये है कि वो ना जाए, कोई अब यहाँ पर हालात तो किस तरह? और ठीक है, हमारे पास भी आया था जो आपका अकलियत लोग को और आपकी सब कुछ सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैठो, अफगानिस्तान आपका मुल्क है। मगर हम नहीं कर सकते कि उधर बैठिए या उनसे बातचीत हो, या क्योंकि अब 2-3 महीने तक हम समझते हैं कि अफगानिस्तान के हालात शायद बिगड़े। इस तरह जो अब तालिबान की रियासत चल रही है, इससे ज़्यादा शायद हो जाए। भारत के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि भारत की गई है? भारत से थैंक यू कहते हैं। भारत सरकार हमारे साथ आज 5-6 दिन से मुसलसल कांटेक्ट किया है। एम्बेसडर साहब जो उधर था उस टाइम भी, और अभी इस टाइम मुस्तकिल हम भारत से हमारा कांटेक्ट था, और मुश्किलात ज़्यादा थी। हम 3-4 बार एयरपोर्ट के 70-80 बंदे, मगर हम नहीं पाया जो हम इंडियन आ जाए, मगर हम कोशिश करते हैं जो बाकी बंदे रह रहे वो भी आ जाएंगे। तो कितने भी लोग रह गए हैं वहाँ पे? कितने? हमारे जो अफगानी सिख है 200। तो मिशन एयरलिफ्ट जारी है और जो लोग मिशन एयरलिफ्ट के जरिए हिंदुस्तान आ चुके हैं वो अपने तजुर्बात साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस वक्त कैसे हालात है। इस पर बात करने के साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ कराते हैं। हमारे रिपोर्टर भी जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अंबर जैदी साहिबा जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और साथ ही शुएब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी में नुमाइंदे। और अब से थोड़ी देर में शेख इरफान जुड़ेंगे हमारे साथ, जो कि
एडिटर है जी इस्लाम के, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले शुएब, मैं आपसे ज़मीनी हालात जानने की कोशिश करूंगा कि जो लोग लगातार आ रहे हैं हिंदुस्तानी हुकूमत के ज़रिए उनको लेकर आया जा रहा है। आज भी हमने देखा है कि अलग अलग तैयारों के ज़रिए, अलग अलग रूट्स के ज़रिए लोग आए हैं और उनके चेहरे पर काफ़ी खुशी नज़र आ रही है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो सिफारत खाने हैं उनका क्या माहौल है और जो लोग आ रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर, क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल शाबाश। देखिए, जो सिफारत खाने हैं वो तो बंद ही हो चुके हैं, क्योंकि चाहे मज़ार शरीफ की बात करें, कंधार की बात करते हैं या फिर काबुल की बात करें, तो यहाँ भी सिफारत खाने हिंदुस्तान के चल रहे थे, वो तो एक तरीके से बंद ही हो चुके हैं। और यही इसीलिए कोशिश की जा रही है कि तमाम जो भी लोग वहां पर है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या फिर जो सिख और दूसरे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं जो हिंदुस्तान आना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को हिंदुस्तान लाया जाए। और उसी की लगातार कोशिशें हैं। 2 तैयारे आज हिंदुस्तान आए हैं, जिसमें जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, बेहद खुश है। और कल ये फ्लाइट आनी थी जो C-17 है, कल फ्लाइट इसको आना था, लेकिन किन्हीं वजह से ये फ्लाइट नहीं आ पाई थी, इसीलिए आज सुबह ये फ्लाइट आई। और यकीनन तमाम जो लोग हैं उनके चेहरों पर खुशी देखने लायक थी। हिंडन एयरपोर्ट पर जब तमाम लोग पहुंचे और उसके बाद अपनी सरजमीन हिंदुस्तान ये पहुंचे, तो जो खुशी थी वो इन लोगों की देखने लायक थी। कई लोग ऐसे हैं अफगानिस्तान के ही, उनको नागरिकता है, चाहे वो सिख हो, सिखों की खासतौर पर बात करें, जिस तरह से हम अभी सुन भी रहे थे, उनका ये कहना है कि 200 के करीब और अफगान सिख है जो वहां पर अभी है और उनको भी हिंदुस्तान लाया जाएगा। देखिए, जिस तरह की वहां सिचुएशन है अफगानिस्तान में, नई एक तरीके से तालिबान ने अभी कब्जा किया है, कोई सरकार बनी नहीं है, अफरा तफरी का माहौल है। तो लोगों को ये लग रहा है, खासतौर पर जो एक तरीके से कई दहाइयों से वहां पर रहते आए हैं और उनको नागरिकता भी है अफगानिस्तान की, लेकिन जो लड़ाइयां वहां पर चली, 20 साल तक अमेरिका वहां था, तो इन लोगों को ये लग रहा था कि शायद अब हालात सुधरेंगे और एक तरीके से अमन कायम होगा। लेकिन तालिबान के आने से उसी तरह से अफरा तफरी एक बार फिर लौट गई है। इन लोगों की प्रॉपर्टी वहां है, घर वहां है, लेकिन इस वक्त जिंदगी सबसे अहम है। लोगों की जिंदगी बचेगी तो ये वापस भी अपने मुल्क जा सकेंगे, अगर वहां शांति होती है, अमन होता है तो। क्योंकि अभी इस तरह के हालात है कि कोई कुछ भी कर दे रहा है, वहां कानून व्यवस्था एकदम दरहम बरहम है, किसी तरह की कोई भी स्थिति इस तरह की नहीं कि कोई जवाब दे हो। तो हर किसी को डर लग रहा है कि इस स्थिति में खासतौर पर जो मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है, उनको और ज्यादा डर है कि वो उनको इस बुनियाद पर कहीं निशाना ना बनाया जाए कि वो सिख है, हिंदू मजहब के मानने वाले हैं, तमाम चीजें। इसलिए वो लोग जो अफगानिस्तान के भी हैं, सिख और हिंदू, वो भी हिंदुस्तान में आना चाहते हैं। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि जो सिख गुरुद्वारा कमेटी है दिल्ली में भी, वो उन लोगों के राब्ते में है। वो लगातार हिंदुस्तान सरकार से भी अपील कर रही थी कि वो गुरुद्वारे में है और वहां पर उनकी जिंदगी को हो सकता है खतरा हो आने वाले दिनों में, इसलिए उनको सुरक्षित हिंदुस्तान लाया जाए ताकि वो यहाँ रहे और देखे अगर वहां पर बेहतर जो चीजें हैं वो होती है तो उनको फिर अब अगर अपने मुल्क वो जाना चाहे तो जा सकते हैं। लेकिन अब भी इस तरह का माहौल वहां पर है कि किसी की भी जिंदगी को खतरा है। खुद अफगानिस्तान, बिल्कुल हर कोई इस वक्त खतरे में खुद को महसूस कर रहा है। मैं आपके पास फिर आऊंगा। शुएब रजा, अमर जैदी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अमर जैदी जी, तस्वीरें हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं और आप भी अगर देख पा रहे हो इन तस्वीरों को, तकरीबन 390 जो लोग हैं वो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आ चुके हैं और अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं। लगातार जो ऑपरेशन है वो जारी है, मिशन एयरलिफ्ट जारी है, जिसके जरिए तमाम अफगानी जो भी वहां पर फंसे हुए हैं उनको लाने की कोशिशें हिंदुस्तान सरकार की जानिब से जारी है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो हालात आप देख पा रहे हैं टीवी के चैनल्स के जरिए या फिर जो आप समझ पा रहे हैं, इन हालात को आप किस नजरे से देखती हैं? देखिए, अभी जो अफगानिस्तान में हालात बने हुए हैं उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। आप गैर मुसलमानों की बात करें, उनके अंदर तो डर है ही। आप मुसलमानों को देखिए, उनके अंदर कितनी अफरा तफरी और खौफ का माहौल है। सब लोग भाग रहे हैं क्योंकि तालिबान पे भरोसा कोई भी नहीं कर रहा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये अच्छे तालिबान है, ये 2.0 है, ये पढ़े लिखे हैं, ये मिलेनियल है, तो आप देखिए ना, आते ही उन्होंने एक जो 4 फाइटर पायलट्स थी, सादिया फराजी उनमें से एक थी, उनको संसार करके मार दिया। एक महिला को चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दी क्योंकि उनका इतना चेहरा खुला हुआ था और अल्लाह अकबर कह के गोली मार दी। और एक महिला की चौराहे पे खड़े करके $1600 में उनकी बोली लगती है। तो ये मुसलमान लोगों के साथ हो रहा है, तो बाकी आप जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका तो आप सोच ही नहीं सकते। पहले से ही काफी लोग आवाज उठा रहे थे कि जो अफगानिस्तान में सिख्स और हिंदूज हैं उनको हिंदुस्तान लाया जाए।
और अभी जैसा कि तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड है और अभी भी वो जिस तरीके से अभी कोई वहाँ पे ना कोई सरकार है और ना ही कोर्ट्स है, जजेस हैं, यहाँ तक कि अफगान आर्मी ऑफिस के कई 4-5 कमांडर्स उन्होंने मारे और बहुत सारे लोगों पे लगातार तशद्दुद वहाँ पे जारी है। तो ऐसे में किसी को भी भरोसा करना वहाँ पे रहना अपनी जान से हाथ धोना हो सकता है। तो बेहतर है कि लोगों को जितनी जल्दी हो सके वहाँ से महफूज जगहों पे लाया जाए, पहुँचाया जाए। ये सभी हम सबकी जिम्मेदारी है जो भी पड़ोसी मुल्क हैं, और यूएन ने भी ये गाइडलाइन जारी की है कि जितने मुल्क हैं वो अफगानिस्तानियों को शरण दें। ठीक है, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। शुएब राजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। शुएब, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा, क्योंकि हमने पिछले दिनों आपकी एक रिपोर्ट देखी थी और उस रिपोर्ट के अंदर आपने देखा था, आपने दिखाया भी था कि तमाम जो अफगानी लोग हैं जो कि अपना चेकअप कराने के लिए या फिर मेडिकल की वजह से यहाँ पर आए हुए थे और तमाम अलग अलग उनकी जो बीमारियों का इलाज चल रहा था। अब चूँकि हालात अफगानिस्तान में बदल चुके हैं, वहाँ पर हालात ख़राब हैं और जो लोग वहाँ से यहाँ पर आए हुए हैं उनका वीज़ा तकरीबन ख़त्म हो चुका है या फिर होने वाला है। ऐसे में उन लोगों के लिए सरकार क्या मदद करे? ठीक है, एयरलिफ्ट तो किया जा रहा है, लेकिन जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए शाहबाज, एक ये बड़ा चैलेंज उन लोगों के सामने खड़ा हो गया है जो लोग अभी 20 दिन पहले या 1 महीना पहले, उस वक्त जंग चल रही थी कई जगहों पर और कई जगहों पर, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि तालिबान इतनी जल्दी से वहां पर कब्जा कर लेगा और काबुल तक वो पहुंच जाएगा। इसीलिए जो लोग अचानक से यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी, क्योंकि हमारे जो देश की स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत अच्छी है दूसरे मुल्कों के मुकाबले, तो अफगानिस्तान से भी बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली में इलाज कराने आते हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में। उनसे हमारी मुलाकात हुई। कई लोग ऐसे थे जिनका 1 महीने का वीजा उनके पास था या फिर 2 महीने का वीजा उनको मिल पाया था किसी तरह के इलाज कराने के लिए। उन लोगों के लिए बड़ा चैलेंज इस वक्त यही है कि जो यहाँ सिफारत खाना था अफगानिस्तान का, जो अशरफ गनी हुकूमत थी उससे उनका राब्ता था, लेकिन अचानक से अशरफ गनी भाग गए, सरकार खत्म हो गई, वहां से तालिबान का कब्जा हो गया। तो यहाँ जो सिफारत खाना है या दूसरे मुल्कों में भी वहाँ कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है। अब स्थिति यह है कि रोजाना आप जब सिफारत खाना या एम्बेसी के बाहर जाते हैं अफगानिस्तान की जो दिल्ली में मौजूद है, वहाँ सैकड़ों की तादाद में रोजाना अफगानी आते हैं, ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पासपोर्ट थे उनके पास है या फिर जो पासपोर्ट जमा किए हुए थे वो अब उनका क्या होगा, और या फिर जो वीजा उनका खत्म हो रहा है तो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे वो हिंदुस्तानी हुकूमत से भी, अगर एम्बेसी यहाँ की काम नहीं कर रही तो कैसे राब्ता करे। तो उन लोगों के सामने चैलेंज खड़ा हुआ है। लेकिन मुझे जो लगता है कि चूंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि ये बहुत ज्यादा एक बड़ा संकट अफगानिस्तान पे है इस वक्त, और वहां की जितने भी लोग हैं जो बाहर भी रहते हैं उन तमाम लोगों को सेफ रखना, इसके साथ साथ इन तमाम चीजों में छूट देना, तो हिंदुस्तानी हुकूमत यकीनन इस बारे में सोच रही होगी और कोई ना कोई जो इकदाम है इस सिलसिले में उठाए जाएंगे कि जो इमरजेंसी में वीजा, मेडिकल इमरजेंसी के लिए जिनको वीजा दिया गया है और उनकी जो मियाद है वो खत्म हो रही है, तो आगे उसको बढ़ाया जाएगा। जो मुझे लगता है उनको कुछ दिन और यहाँ पर रहने दिया जाएगा, क्योंकि जाने का तो अफगानिस्तान में कोई अभी सिस्टम ही नहीं है, हिंदुस्तान की कोई फ्लाइट वहां जाएगी नहीं, ना ही इन लोगों को दूसरी जगहों पर जाने की इस तरह से, क्योंकि एम्बेसी बंद हो गई है एक तरीके से। जब तक ये दूसरा जो निजाम है, जब तक हिंदुस्तान की सरकार की कोई बातचीत नहीं होती वहां पर, या दूसरे जो दुनिया के मुल्क है वो तालिबान की हुकूमत को मान्यता देंगे नहीं देंगे, इस पर कोई भी स्थिति अब तक क्लियर नहीं है, रूस और पाकिस्तान या चाइना के अलावा। तो यकीनन इन तमाम चीजों का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो हालात बन रहे हैं वो यकीनन एक तरीके से बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा और ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आखिर आने वाले वक्त में हमें क्या डिसीजन लेने हैं। हमारे साथ शेख इरफान सर जुड़ गए हैं, हमारे एडिटर है इस्लाम के। सर, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि क्योंकि हिंदुस्तान की हुकूमत की जानिब से एयरलिफ्ट किया जा रहा है लोगों को, अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे हैं और आज भी तकरीबन 390 लोग पहुंचे हैं। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि इस हालात के अंदर अब बातचीत किससे की जाए, हिंदुस्तानी हुकूमत का मौकिफ क्या होना चाहिए, किससे बात की जाए, क्योंकि जो तमाम अफगानी है जो यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं उनकी वीज़ा तकरीबन ख़त्म होती जा रही है और एटलीस्ट उनको 1 महीना 2 महीने 4 महीने आप रख सकते हैं, लेकिन किसी से बात ज़रूर करनी होगी। तो अफगानिस्तान में बात किससे की जाए फिर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिचुएशन है अफगानिस्तान का वो बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। वहाँ पे जो तालिबानी है, जो लोग हुकूमत करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहला तो ये है कि उनके जो इमेज में जो डेंट लगा है उस डेंट को वॉश करने में उनको नहीं भी तो कम से कम 1-2 साल लग जाएगा।
और ऐसे सिचुएशन में जहां पर ये देखा जा रहा है कि वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके का, वो महिलाओं को जो नेल पॉलिश कर रहे हैं, मतलब जो छवि रही है उनका कि उनके हाथ काट देते हैं, टाइट कपड़े कोई पहने तो उनको मार देते हैं, लोगों को एग्जीक्यूट कर देते हैं, स्टोनिंग होता है। तो अफगानिस्तान को ये लोग रिवाइंड कर चुके हैं, 200 साल पहले ये रिवाइंड कर चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहला चीज तो ये है कि कौन से ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कौन से ऐसे मुल्क हैं जो उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो जब तक उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा तो उनके ऊपर सैंक्शन होता रहेगा। उनको जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज है, चाहे वो अमेरिका से मिलता हो चाहे कहीं और से मिलता हो, वो चीज जब ट्रेड खत्म हो जाएगा, जब वो बाहर जा नहीं पाएंगे, जब उनकी बिल्कुल कनेक्शन कट ऑफ हो जाएगा, तो वो एक बिल्कुल जंगल की तरह हो जाएगा और फिर जंगल में जंगल राज ही चलता है। तो रही बात हिंदुस्तान की, तो अभी ऑलमोस्ट ये माना जा रहा है लगभग 1000 से 1200 के आसपास इंडियंस हैं जिनको धीरे धीरे लाया जा रहा है। और एक ऐसा कंट्री, एक ऐसा मुल्क जहां पे वहां के बाशिंदे नहीं रहना चाह रहे हैं जी, वो खुद भाग रहे हैं। वहां से भागने वाले अफगानी है, अफगानिस्तान के लोग हैं जो पिछले कई जनरेशन से, 3 जनरेशन 4 जनरेशन से वहां रह रहे थे। और ऐसा माहौल हो गया है कि वहां के अपने ही लोग वहां नहीं रहना चाहते, तो फिर बाकी लोग अपने एम्बेसी वहां पे बनाएंगे, विच इज वेरी अनरियलिस्टिक। और मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान अभी वेट एंड वॉच पॉलिसी में है। आपको ये मानना पड़ेगा कि अफगानिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स हैं और वहां पे ओपियम की खेती होती है, तो निगाहें सबकी लगी हुई है। और जो बॉर्डर्स है, जो सेमी परमेबल बॉर्डर है, जहां तालिबान से जब घायल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वो पाकिस्तान क्रॉस करके जाते हैं, वहां के अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में उनका इलाज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस बात से पीछे नहीं हट सकता है कि दे हैव नॉट हेल्प द तालिबानीज, और उन्होंने मदद की है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, चाइना का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का और टर्की का। तो इसमें बहुत अहम रोल रहेगा कि रशिया क्या रोल प्ले करता है, इसमें बहुत अहम रोल रहेगा कि हिंदुस्तान का क्या रोल रहता है जी। तो ये सारी चीजें जो है डिप्लोमेटिक लेवल पे सबसे बातचीत तो हो ही रही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और अहम है सिक्योरिटी ऑफ इंडियंस जो वहां पे हैं। धीरे धीरे उनको लाया जा रहा है। एंड इट्स अ वेरी सैड थिंग कि साउथ एशिया रीजन में एक ऐसा एपिसेंटर है जहां से कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, यानी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अभी जो है हिंदुस्तानी हुकूमत अपना रही है। अंबरजादी साहिबा जी, मैं आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके के वहाँ के हालात हैं और जो आपने भी अभी तज़किरा किया जिस बात के लेकर कि वहाँ पर जो है ख़वातीन को लेकर एक तरीके से स्टोनिंग की जा रही है और उनको ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि वहाँ के जो हालात को सुधारने की कोशिश लगातार लोग कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नया तालिबान है और ये थोड़ा सा अलग है, चेंजेद है, लेकिन बावजूद इसके अगर ऐसी तस्वीरें मिल रही है तो कौन सा देश ऐसे बात करेगा? क्योंकि हमने देखा है कि जो चाइना है या फिर रशिया है वो एक तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि हम बात करेंगे, मुज़ाकरात होगा। तो क्या लगता है कि ये लोग भी एक तरीके से इसको तालिबान को शह दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से तालिबान को पुख्ता करने में चाइना और पाकिस्तान का हाथ है। जितने भी तालिबान हैं वो कोई भी अफगानी भाषा नहीं बोलते, वो उर्दू स्पीकिंग तालिबान है। तो ये बात तो पक्की और सब जानते हैं कि तालिबान को वहाँ पर फैलाने वाले, उनको मजबूत करने वाला पाकिस्तान है। और जिस तरीके से तालिबान का कब्जा होते ही काबुल पे चाइना ने और पाकिस्तान ने खुले तौर से उनको सपोर्ट दी है और साथ ही साथ अब टर्की भी आगे आ गया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये इनकी जो तिगड़ी पहले से बनी हुई थी टर्की, चाइना और पाकिस्तान की, उसके वो अब जग जाहिर हो गई है कि ये पहले लोग एक कहते थे कि अजम्पशन है तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब सारी चीजें सामने हैं, कौन इसके पीछे था और अभी भी उनकी मंशा। और ये मुझे लगता है हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। आप देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या सरकार का फैसला होता है अफगानिस्तान को लेकर, क्या हालात बनते हैं वहां पर, कैसे सरकार बनती है, मिलीजुली सरकार बनती है। क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि गनी ब्रदर्स ने तालिबान से बात की है और आगे शायद वो साथ में मिलकर सरकार बना सकते हैं। तो देखा ये जाएगा कि कैसे आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। बिल्कुल, स्ट्रेटेजी क्या बननी है, हिकमत अमली क्या होगी, ये जानना बेहद जरूरी होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। एक मुख्तसर से वक्फे के लिए हम रुक रहे हैं। वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा और अफगानिस्तान के साथ साथ वहाँ पर जो तालिबान मौजूद हैं क्या उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ सकता है या नहीं, और बात किससे की जाएगी, हिंदुस्तान या फिर कोई और सा मुल्क अगर उनसे बात करने की कोशिश करेगा तो कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन है होगा जिससे बात की जाएगी ताकि वहाँ के हालात को सही किया जा सके। एक ब्रेक के बाद
इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद। तो काबुल से मिशन एयरलिफ्ट जारी है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं अफगानिस्तान से। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, काबुल एयरपोर्ट के पास भगदड़ की खबर है। इस भगदड़ से 7 अफगान शहरियों की मौत हो गई है। मुल्क छोड़ने की कोशिश में एयरपोर्ट के बाहर भीड़ है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि वो जल्द से जल्द अफगानिस्तान से बाहर का रास्ता अख्तियार करे। लेकिन जो खबर है वो बेहद अफसोसनाक है कि अफगानिस्तान में इस वक्त हालात बेकाबू हो चले हैं। काबुल एयरपोर्ट के पास भगदड़ की खबर मिल रही है और इस भगदड़ से 7 अफगान शहरियों की मौत हो गई है। मुल्क छोड़ने की कोशिशों में लगातार एयरपोर्ट के बाहर भीड़ इकट्ठा है। मिशन एयरलिफ्ट जारी है और इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त शेख इरफान जुड़े हुए हैं, एडिटर हैं इस्लाम के। इसके अलावा अमर जैदी जुड़ी हैं और हमारे साथ में शुएब रजा भी जुड़े हुए हैं। आपका एक बार फिर से सभी का इस्तकबाल करते हैं। शुएब, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि हिंदुस्तान सिफारत खाने की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लगातार कोशिश की जा रही है और बाकायदा जो वजारत खारजा है उसकी जानिब से एक सेल भी बना दिया गया है ताकि उससे मॉनिटरिंग हो रही है और उसके जरिए जो है एक आंकड़ा भी दिया गया है कि हज़ारों की तादाद के अंदर जो ईमेल्स हैं उनका जवाब दिया गया है, व्हाट्सएप के जरिए जवाब दिया गया है, कॉल्स के जरिए जवाब दिया गया है। तो एक तरीके से जो हिंदुस्तानी हुकूमत है वो लगातार काम में लगी हुई है कि ताकि किसी भी एक अफगानी शहरी को खरोच ना आए या फिर जो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है वो बाहिफाजत बाहर आ जाए। बिल्कुल, देखिए अगर हिंदुस्तानी शहरों की बात करें अफगानिस्तान में तो शाबाश, देखिए पहले ही दिन सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय ने भी साफ ये कहा था कि एक हिंदुस्तानी को सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है और वो इस दिशा में लगातार काम कर रही है। हम देख रहे हैं कि रोजाना जो फ्लाइट्स है उनके आने का सिलसिला जारी है और अभी भी हालांकि वहां पर लोग मौजूद है तो उनको भी यकीनन सुरक्षित तरीके से हिंदुस्तान लाया जाएगा और जो भी अपने वतन पहुंच रहा है यकीनन उनकी अपनी जिंदगी को लेकर भी अपने वतन को लेकर भी वो बेहद खुश है कि कम से कम उनकी हुकूमत ने यानी मोदी सरकार ने उनको यहाँ तक पहुंचाया। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि भारत सरकार की ये भी कहती रही है कि हिंदू और जो सिख समुदाय के जो लोग वहां पर चाहे वो अफगानिस्तान के ही नागरिक हो उनको भी हिंदुस्तान लाया जाएगा अगर वो हिंदुस्तान आना चाहते हैं। इस क्रम में आज हमने देखा कि जो सिख है वो हिंदुस्तान पहुंचे। ये तमाम जो लोग थे वो गुरुद्वारे में थे, गुरुद्वारे से राब्ता था लगातार। दिल्ली में भी जो गुरुद्वारा जो कमेटी है दिल्ली की उनसे भी लगातार इन लोगों का राब्ता था। तो ये लोग वहां पर फंसे हुए थे एक तरीके से और इनका यही कहना था कि वो इसलिए अपने मुल्क को छोड़कर आए क्योंकि वहां कोई निजाम नहीं है, किसी तरह का एक सिस्टम जो होना चाहिए वो अभी उनको नजर नहीं आ रहा है। उनकी जिंदगी बड़ी खतरे में थी, इसलिए वो हिंदुस्तान आए हैं और हिंदुस्तान सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए किसी भी मुल्क के लिए अगर सबसे जो बड़ी जरूरी चीज होती है कहीं भी किसी भी मुल्क में अगर उसके शहरी फंसते हैं तो सबसे पहले उनको सुरक्षित निकालना। आगे की जो विदेश नीति है, भारत की कूटनीति क्या रहने वाली है तालिबान को लेकर, किस तरह से राजनीतिक रिश्ते रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो सबसे बड़ा फोकस है भारत का इसी बात पर है कि जो शहरी हिंदुस्तान के वहां पर है उनको तो वापस लिया ही जाए। इसके साथ साथ बिल्कुल इसके अलावा जो वहां पर अकेलियत में है उनको भी लाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, शेख इरफान सर का रुख कर लेते हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं इस फॉरेन पॉलिसी के बारे में। सर आपसे इस चीज समझना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि कुछ अभी हालांकि पुख्ता खबरें तो नहीं है जिसकी पुष्टि की जा सके, लेकिन अनऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि बाजवा जो है मुलाकात कर सकते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से जाकर तालिबान से। क्या ये अंदर खाने कुछ करने की फिराक में है पाकिस्तान? देखिए इसमें क्या आपका जो सवाल है इसमें तो एक ही सबसे अच्छा आंसर है इसका, नो कमेंट्स जी। रही बात पाकिस्तान की तो पाकिस्तान इनवेरिएबली सपोर्ट करता रहा है, तालिबान को ट्रेन करता रहा है, उन्होंने सारी ट्रेनिंग दी है और अब तो ये जग जाहिर हो गया है कि अल्टीमेटली वहां से जो आर्मी को पूरा हेड कर रहे हैं, सारा चीजें ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको कैटेगरिकली वो मीटिंग भी कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ये जिस तरीके से पार्लियामेंट होता है ना, पार्लियामेंट के साथ एक बिल्डिंग होता है पार्लियामेंट एनेक्सी, तो अफगानिस्तान को आप ये समझ लो कि इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान और इनवेरिएबली वो एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है हिंदुस्तान के लिए। तो हम लोगों को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस हिसाब से हमारा जो प्रिपेयर्डनेस है और हमारे जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी है, इट्स प्रिटी स्ट्रांग और साउथ एशिया में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री है हम लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। और ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जग जाहिर हो जाएगा, दुनिया के सामने ये आ जाएगा कि वायलेंस का सहारा लेकर के कौन कहाँ पे काबिज होना चाहता है।
तो ये सारी बातें हैं। डेफिनेटली अभी का जो सिचुएशन है उसमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि जितने भी इंडियंस हैं वहां पे वो महफूज हैं या नहीं, और उनको कितना जल्द से जल्द हिंदुस्तान लाया जाए, क्योंकि सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। तो डिप्लोमेटिक बात का या किसी तरीके का डिप्लोमेटिक रिलेशंस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके वहां पे एम्बेसी ही नहीं है। बिल्कुल। तो जहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं तो आप बात किससे करेंगे? बिल्कुल। जब माहौल ऐसा था कि वहां का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान हैज टू फ्ली फ्रॉम दैट कंट्री, उसको भागना पड़ा वहां से। जहां पे एक प्रेसिडेंट का ये हालत है तो आम लोगों का क्या होगा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। ठीक है अमर जैदी जी, हम आपसे भी समझना चाहेंगे कि इस वक्त जो ख्वातीन को लेकर लगातार बातें कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आज की भी खबर है कि जो यूनिवर्सिटीज़ है उसके अंदर अलग अलग करने की बात कही गई है कि जो लड़कियां हैं और जो लड़के हैं उनको अलग अलग पढ़ाया जाएगा। तो ये तो रंग दिखना शुरू हो गया है तालिबान का, और लोग जो कह रहे हैं कि दिस इज़ ए गुड तालिबान एंड दैट वाज द बैड तालिबान। जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी कहा इस बात को कि सब कहा जा रहा है ताकि उनको एक जो उनका अंबर जी से हमारा राब्ता टूट गया है, फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अंबर जी से फिर से राब्ता कनेक्ट किया है हमने। जी अंबर जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं वही बोल रही हूँ कि जो लोग ये कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस चाहते हैं, इसीलिए सिर्फ ये कहने के लिए कहा जा रहा है कि ये अच्छे तालिबान है, जबकि उनका रंग हम देख चुके हैं। वो लोगों पर लगातार जुल्म कर रहे हैं। अगर वो अच्छे होते तो इस तरीके का हालात नहीं होते, वहां पर लोग भाग नहीं हो रहे होते। भागने के चक्कर में लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। जाकी अनवर, एक जो वहाँ के नेशनल फुटबॉलर थे, वो कैसे प्लेन से लटक के जाने की कोशिश कर रहे थे यूएस आर्मी की, और वो गिर के मर गए, उनकी मौत हो जाती है। ऐसे कितने वाकये हैं। और आज भी आपने बताया है कि जो नया अपडेट आया है, 7 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई। तो हालात ये हैं। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं, कोई भी कंट्री कैसे भरोसा कर सकती है कि अच्छे तालिबान है, जिनको दुनिया के हर मुल्क ने आतंकवादी संगठन घोषित किया, यूएन ने भी उनको आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो ऐसे में इतनी जल्दी तालिबान पे भरोसा करना बिल्कुल भी जायज नहीं होगा, क्योंकि जो अफगानी है वही भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो और लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं? बेशक, जब अफगानी ही भरोसा नहीं कर रहे हैं तो और लोग कैसे भरोसा करेंगे। शुएब राजा से भी समझने की कोशिश करेंगे। शुएब, अब सरकार की आगे की स्ट्रेटेजी क्या बताई जा रही है, और जो लोग वहां से आए हैं तो अमूमन ये देखने को मिल रहा है कि लोग अपने अपने घरों को तो जा रहे हैं, लेकिन उनमें भी खौफ का माहौल है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब हालात जब तक साजगार नहीं हो जाते तब तक उनको यहाँ पर रहना होगा। तो उनके लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, और बाकी के जो लोग आएंगे उनको किस किस दर्जे से लेकर आएंगे, क्योंकि अभी आज भी हमने देखा है कि 3 अलग अलग रास्तों से हम जो है हिंदुस्तानी लोगों को लेकर आए हैं। तो अब जो नेक्स्ट तरीकाकार है वो क्या होगा? देखिए शाहबाज, जो हिंदुस्तानी लोग हैं, जाहिर सी बात है कि जो वहां पर काम कर रहे थे, अलग अलग प्रोजेक्टों में भी वहां काम कर रहे थे जो भारत के थे। इसके अलावा कुछ लोग वहां दूसरे कामों में थे जिनको वापस लाया गया है। एक तो वो लोग हैं, दूसरे जो लोग हैं सिख और हिंदू, उनके लिए उनके रहने और उनके जो इंतजाम है वो पहले से ही हुकूमती सतह पर किए गए। खासतौर पर सिखों की जहां तक बात है, सिख समुदाय की, तो जो दिल्ली की गुरुद्वारा जो कमेटी है उनकी तरफ से पहले ये बात कही गई थी कि हिंदुस्तानी सरकार बस इतना करे कि उन लोगों को दिल्ली वापस लाए, उसके अलावा किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी। तमाम जो भी कागजात है उनके वो मुकम्मल करने के बाद सिख जो गुरुद्वारा कमेटी है उनके जो लोग हैं वो उनके रहने और खाने पीने का जो इंतजाम करने की बात उनकी तरफ से कही गई। इसके अलावा हिंदू समुदाय के जो भी लोग जिनको जो अफगानिस्तान के नागरिक हैं उनको यहाँ पर लाया जा रहा है, उनके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। हालांकि उनकी तरफ से जरूर कहा जा रहा है, जो हमने सुबह से बात सुनी है अलग अलग, क्योंकि बड़े ही भावुक वो लोग हैं। एक तो वो ये बात कह रहे हैं कि हमें इस बात का दुख है कि हमें अपना वतन छोड़ना पड़ रहा है, और इस बात के लिए छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि अपने ही वतन में, यानी कि वो बाशिंदे अफगानिस्तान के ही हैं, लेकिन उनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं है, इसलिए इसके लिए और ज्यादा उनको दुख है। लेकिन उनके पास साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और महिलाएं थी बहुत बड़ी, वो भी आई है उनके साथ। तो जाहिर सी बात है कि वो तब तक यहाँ पर रहेंगे क्योंकि जब तक वह हालात बेहतर नहीं हो जाते। बड़ी तादाद में हालांकि हम ये देखते हैं तकरीबन 20 सालों से, उससे पहले से भी हिंदुस्तान में अफगानिस्तान के जो शरणार्थी है शाहबाज, वो रहते रहे हैं, क्योंकि जब तालिबान पहले भी वहां पर आया था और अमेरिका के साथ जो भी 9/11 के बाद वहां के हालात जिस तरह से खराब हुए, जंग में एक तरीके से पूरा देश चला गया, तब भी बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए थे और उनको शरणार्थी का दर्जा दिया गया है। लाजपत नगर, भोगल और तमाम दूसरी जगहों पर वो तमाम लोग आराम से यहाँ पर रह रहे हैं।
अपना कारोबार भी करते हैं। बिल्कुल। अब लेकिन आगे का जो अच्छी स्टैंड है वो जो- देखना अहम होगा कि हुकूमत हिंद का क्या रहने वाला है। शेख इरफान सर से भी जानने की कोशिश करते हैं कि सर व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होना है, क्योंकि जाहिर तौर पर अभी जब तक हिंदुस्तान का स्टैंड क्लियर नहीं हो जाता तब तक हमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अख्तियार करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि जो तमाम प्रोजेक्ट्स हमारे हिंदुस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स का क्या होगा? देखिए, अभी वहां पे एक शख्स है जिनका नाम है अमरुल्लाह सलेह जी। और साले साहब जो है वहां पे है वो अफगानिस्तान में ही है और उनके पास भी फोर्सेस की कमी नहीं है, उनके पास भी काफी ट्रेंड वॉरियर्स हैं और उन्होंने क्लेम किया था, पहले भी ट्वीट करके उन्होंने क्लेम किया था कि जब प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान जा चुके हैं तो क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं तो इसलिए टेक्निकली वही रूलर हैं अफगानिस्तान के, तो कहीं ना कहीं वो भी बाहर निकलेंगे और एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इट्स गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ सिविल वॉर। वहां पे पावर के लिए जबरदस्त जंग होगा और वी कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऐसा ना हो, क्योंकि वहां पे जो आम लोग हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। रही बात जो पावरफुल कंट्रीज है आसपास, जो नेबरिंग कंट्रीज है, खास तौर पे रशिया, चाइना एंड इंडिया, इन तीनों का एक बहुत अहम रोल है, क्योंकि ये बात बहुत अजीबो गरीब लगता है कि जो पावरफुल कंट्री है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, आज अमेरिका अपने आप को क्लेम करता है और अमेरिका ने अपना फौज यहाँ भेजा था, 20 साल तक उन्होंने रखा और सिचुएशन कहीं ना कहीं कुछ हद तक कंट्रोल में डेफिनेटली था, लेकिन उनके हटते ही ये सब कुछ हंगामा हुआ। आपको ये बात नहीं भूलना है कि बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं वहां पे, तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको लालच है उस मिनरल्स का, उस मिनरल रिसोर्सेज का, जिसको वो लाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। आपको ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस हिसाब से जो तालिबानी वहां पे कर रहे हैं, ये बात जाहिर हो चुका है कि वो अफगानी लैंग्वेज पश्तून बोल नहीं रहे, वो उर्दू बोल रहे हैं। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि पीपल फ्रॉम पाकिस्तान आर इन्वॉल्व्ड इन दैट कंट्री और एक ऐसा इमेज क्रिएट किया जा रहा है इस्लाम का, एक ऐसा डिस्टॉर्टेड इमेज क्रिएट किया जा रहा है इस्लाम का कि ये दरिंदे होते हैं। तो अगर इस्लाम के लोग जो दरिंदे होते हैं और दहशत करते हैं और टेररिज्म करते हैं और टेररिस्ट से जुड़े हुए, तो अल्टीमेटली इससे किसको फायदा होता है? आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि डर के बिजनेस से ही हथियारों का व्यापार, ट्रेड जो है फ्लरिश करता है, फलता फूलता है। तो क्या एक ब्रांडिंग हो रही है एक कंट्री की और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, ताकि इससे डरे रहो और अपनी राजनीति करते रहो, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स हो या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो। कहीं ऐसा तो नहीं ये तालिबानी किसी के हाथों के कठपुतली है और ये काम कर रहे हैं। हमें ये समझने की जरूरत है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी वेरी वाइटल। बहुत बहुत अहम बात आपने बताई है। अंबर जैदी, मैं आपसे भी इसके ऊपर मौक़िफ़ जानना चाहूंगा। जो इरफान सर बता रहे हैं कि ये भी हमें जानने की और समझने की जरूरत होनी चाहिए कि क्या ये किसी की कठपुतली तो नहीं है, क्योंकि अमेरिका अगर 20 साल तक वहां पर रहता है और वो वहां पर जो आर्मी है उसको इतना ट्रेन नहीं कर पाता कि अगर तालिबान आते हैं तो आप एटलीस्ट उससे मुकाबला करें, ना कि उनके सामने हथियार डाल दे। और दूसरा ये कि वहां के जो सदर हैं वो भाग जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक इशारा भी करता है इन चीजों की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, पूरा नेक्सस काम कर रहा था। जिस तरीके से अचानक से हालात बदले हैं, काबुल को टेक ओवर किया गया है, तो ये जिससे मैंने पहले भी ये बात कही थी कि पाकिस्तान, टर्की और चाइना का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जब से चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती हुई है तो इसमें उनको और मजबूती मिली है और उनका पूरा इंटेंशन ये रहा है कि वो भारत को किसी तरीके से चोट पहुंचा सके, नुकसान पहुंचा सके। और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी भारत एज कंट्री, सरकार अफगानिस्तान पे या जो भी तालिबान की इनकी सरकार बनती है उस पर इतनी जल्दी भरोसा करेगा। मुझे लगता है थोड़ा देखेंगे किस तरीके से रहेगा, क्योंकि हमारे लिए ये जो सिगड़ी बन रही है बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट साबित हो सकता है। अगर तालिबान की बात करें तो तालिबान नशे की कारोबारी, औरतों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, ये उनकी अर्थव्यवस्था चलाने के मेन साधन है। तो ऐसे में तालिबानियों पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? और जबकि हमारे जितने भी दुश्मन मुल्क हैं वो सब एक साथ होकर चाइना, अफगानिस्तानियों में जो अफगानिस्तान में तालिबान है उनके समर्थन में आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा और आगे क्या सरकार सोचती है, इस पे क्या फैसला लेती है, बहुत सोचने वाली बात है और देखने में आगे हम देखेंगे क्या होता है। बट मेरा मानना ये है कि मुझे नहीं लगता कि सरकार इतनी जल्दी भरोसा करेगी तालिबान पे।
जो ठीक है, हालात और सामने हैं इतनी जल्दी करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आपको एक माजिया अगर पता है किसी शख्स का, तो एटलीस्ट फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। शिव, आपसे समझना चाहेंगे कि अब इस वक्त सरकार के अंदर क्या चल रहा है? ये तो बात हो गई एयरलिफ्ट करने वाले लोगों की, लेकिन सरकार की तरफ से भी कोई स्ट्रेटेजी, कोई पॉलिसी बनाई जा रही होगी कि हम कैसे कैसे बात करेंगे, और वजारत खारजा की जानिब से कोई इस तरह का स्टेटमेंट हो, क्योंकि स्पोक्स पर्सन तो ज़रूर कह रहे हैं बीजेपी की जानिब से कि तालिबान जो है वो उसके खिलाफ जो है लगातार हमारा जो मौक़िफ़ है वो रहेगा, लेकिन जो सरकार का स्टैंड है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। क्या कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी बन रही है? पहले हम देखें समझें, उसके बाद ही फिर कोई कमेंट्स करें इसके ऊपर। बिल्कुल, देखिए वेट एंड वॉच की ही स्थिति में भारत सरकार इस वक्त है। वो देख रही है कि वहां के हालात किस तरह के रहने वाले हैं। इसमें दो तीन चीज इस तरह की है अफगानिस्तान में, चाहे पंजशीर को लेकर जिस तरह से इरफान सर बता रहे थे कि वहां पर अमरुल्लाह सालेह, लेकिन तालिबान की तरफ से लगातार ये बयान आ रहे हैं कि चाहे ताकत के जरिए हो या फिर बातचीत के जरिए उस मसले को, पंजशीर का जो मसला है उसको सुलझा लिया जाएगा। तालिबान की तरफ से बयान आ रहे हैं, और कल इस तरह की खबरें वहां से आई थी कि शायद कोई समझौता हो रहा है शाह मसूद और तालिबान के दरमियान, इस तरह की भी बातें सामने आई। लेकिन जो दो तीन चीजें नजर आ रही है अफगानिस्तान में वो ये है कि चाहे वो हामिद करजई का मामला हो, अब्दुल्ला का मामला हो, या फिर गुलबदीन हिकमतयार की बात हो, ये तमाम जो बड़े गुट जो तालिबान के लिए बड़ी मुसीबत पैदा वहां पर कर सकते हैं, तालिबान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये तमाम लोगों से बात कर रहा है। हामिद करजई के साथ उसकी तस्वीर सामने आती है, इसी तरह से अब्दुल्ला के साथ उनकी तस्वीर सामने आती है, और सभी को सरकार में शामिल करने का जो मसौदा है वो तैयार करने की कोशिश की जा रही है, दिखाने की कोशिश तालिबान की तरफ से की जा रही है। भारत सरकार भी और दुनिया के तमाम जो ममालिक हैं वो इन तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं कि दरअसल क्या इस तरह की कोई सरकार वहां पर मिलीजुली बन सकती है क्या, जबकि हमने देखा है कि हामिद करजई जो साबिक जो सदर रहे हैं अफगानिस्तान के, कि उन्होंने अमेरिकी जब वहां पर आए थे, लड़ाई लड़ी, उसके बाद वो सदर बने थे। इसी तरह से दूसरे जो नेता है वो भी सरकारों में रहे हैं 20 साल में जो अमेरिका वहां पर रहा, और अमेरिका के ही एक तरीके से कहा जाता है कि सहयोग से तमाम जो 20 साल की सरकारें चली उसमें ये लोग रहे हैं, तो इनसे भारत के ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं, अगर वहां पर इस तरह का कोई मसौदा तैयार हो जाता है हुकूमत बनाने का, और ये पूरी दुनिया को लगता है कि शायद हो सकता है कि चीजें बदली हो, लेकिन किसी भी तरह की जल्दबाजी में कोई मुल्क नहीं है। इन जो रशिया, चाइना या पाकिस्तान या फिर ईरान, टर्की, ये तमाम जो ममालिक है, इनको छोड़कर जो दूसरे ममालिक है, यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये एक बात कही गई कल की वो वहां पर क्योंकि लोग फंसे हुए हैं, इसलिए तालिबान के कुछ नेताओं से उनका राब्ता है, लेकिन इसको ये नहीं माना जाए कि वो मान्यता दे देगा तालिबान को। ऐसा नहीं है कि एक तरीके से यूरोपीय यूनियन उसको मान्यता देगी। तो अलग अलग कंट्रीज की तरफ से कई कंट्रीज ऐसे हैं जो खुलकर ये कह रहे हैं कि वो अपनी जो फंडिंग दी जाती है, चाहे ब्रिटेन हो या दूसरे ममालिक हो, उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि किसी तरह की, बिल्कुल हाँ, IMF ने भी ऐलान किया है कि वो भी देना बंद कर देगा, और अमेरिका ने भी कह दिया है कि वो बंद कर देगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इन तमाम जो पाबंदियां हैं उसको लगाने के बावजूद क्या तालिबान सुधर पाएगा? इरफान सर से ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि सर जो 20 साल में नहीं सुधर सका है, अब हम उसको सुधरने की क्या उम्मीद कर सकते हैं? और दूसरी चीज़ मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि इसका बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि ख़ासतौर पर इससे जो है रिश्ते, और जो आप बता रहे हैं कि जो हथियारों का ज़ख़ीरा है वो एक तरीके से उसका कारोबार फल फूलना शुरू कर देगा। शाहबाज, देखो एक बहुत ही कॉमन सी चीज है कि एक इंसान जो सोने का एक्टिंग कर रहा है, जो एक्टिंग कर रहा है कि वो नींद में है, उसको आप उठाएंगे तो उठेगा नहीं। तो उसी तरीके से अफगानिस्तान में आज की तारीख में जब कोई एम्बेसी नहीं है, अलग अलग कंट्रीज के एम्बेसी वहां से हट रहे हैं, जब वहां पे कॉरेस्पोंडेंट्स का जाना बड़ा रिस्की है, वहां से रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है, वहां पे रेडियो नहीं है, वहां पे टेलीविजन नहीं है, और जो एयरपोर्ट के बाहर बाउंड्री में बच के आप जो पेरीफेरी में आप क्या रिपोर्टिंग करेंगे? आप उस जगह पे जा ही नहीं पा रहे जहां पे सारी चीजें हो रही है, जो अटर कंफ्यूजन और केओस है, वहां पे आप नहीं है। आप बाहर से यहाँ वहां से कुछ चीजें उठा के यू आर पिकिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, और फिर आप स्टोरी बना रहे हैं, तो करेक्ट पिक्चर नहीं आ रहा है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब वहां पे जो लोग हैं who is totally controlling अफगानिस्तान, जब वो ये चाहते हो कि बाहर के किसी भी मुल्क के पास अफगानिस्तान से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। इट इज डेलिबरेट।
ये डेलिबरेटली किया जा रहा है ताकि इतना दहशत और डर हो कि किसी भी कंट्री का कोई एम्बेसी वहां पे ना हो, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, इंडिया हो, कोई भी, सब कट ऑफ हो जाए। फिर ऐसे सिचुएशन में वहां पे किन लोगों की एंट्री है, पाकिस्तानियों की, चाइना की, अफगानिस्तान की, ये तीनों मिलके, ये ट्रायो मिलके वहां पे क्या खिचड़ी पकाएंगे, इस पे किसी की नजर नहीं होगी। और फिर वो बहुत साउथ एशिया के लिए और पूरे दुनिया के लिए बहुत ही घातक स्थिति होगी। जी। ये बिल्कुल कोरोना पेंडेमिक जो हुआ, कोरोना वायरस जिस हिसाब से पूरा तबाह कर दिया दुनिया को, जिस हिसाब से लैब में बनाया गया, जो भी किया गया इसको, जब अगर इसका एंटीडोट तैयार नहीं किया गया तो फिर वही हंगामा होने वाला है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एंटी वायरस क्रिएट किया जाए, ये पता किया जाए कि वहां अफगानिस्तान के लैब में ये 3 कंट्री के वेपन साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं और क्या खिचड़ी पका रहे हैं। अगर इस पे निगरानी नहीं रखी गई तो बहुत घातक हो सकता है। ये बहुत सीरियस इशू है जो आप उठा रहे हैं सर। अमर जैदी से भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर जो खिचड़ी पक रही है, जो ट्रायंगल की बात कही जा रही है, उस ट्रायंगल के अंदर हमने देखा है कि पाकिस्तान भी एक ऐसा मुल्क है जो कि इस फिराक में है कि किसी तरीके से हिंदुस्तान को कमजोर करने की वो फिराक में हमेशा से रहा है, लेकिन वो हमेशा ही अपने मंसूबे नाकामयाब रहा है। आप हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान का एक और यहाँ इसके पीछे उद्देश्य है, क्योंकि वो FATF की ग्रे लिस्ट में है और वो अफगानिस्तान में सारे आतंकवादी बेचकर खुद को खरा साबित करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं खुद को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना भी इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाए। और साथ ही साथ उनके पास सपोर्ट है चाइना का और टर्की का, तो और वो ये तीनों मिलकर बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए और अब अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है हमारी कंट्री के लिए और बल्कि पूरे ही विश्व भर के लिए। तो देखने वाली स्थिति है कि आगे दुनिया भर के जो ममालिक हैं वो किस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान की जो सरकार बन जाएगी या जो भी हालात रहेंगे उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं और कैसे वो जो भी डिप्लोमेटिकल टाइज होंगे अलग अलग कंट्रीज के साथ, तो वो कैसे उसको कायम करेंगे। जी, लेकिन एक चीज समझना चाहेंगे कि क्योंकि जब जिस तरीके के रिएक्शंस आए थे और जब इमरान खान से पूछा गया था तालिबान के बारे में, तो उन्होंने उसका वेलकम किया था, कहा था कि दोबारा से जो है उनको आज़ादी मिल गई है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि पाकिस्तान हुकूमत जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। जी, मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि पहले तो ये बात हम लोग एक अजम्पशन या लोग कहते थे कि तालिबान के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन अब जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है काबुल को, तब से तो वो खुले तौर से मुबारकबाद दी जा रही है। उनके जो पाकिस्तानी सरकार में नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी तरफ से लगातार उनकी का खैर मकदम किया जा रहा था। ये साफ जाहिर होता है कि वो इसके पीछे थे और अब एकदम से खुल के सबसे पहले वो सामने आ जाते हैं। डे 1 चाइना और पाकिस्तान और साथ में टर्की भी खुद आता है। तो ये साफ जाहिर होता है कि इसके पीछे ये 3 ही मुल्क थे तालिबान को मजबूत करना, और इसके पीछे उनके बहुत सारे उद्देश्य हैं, क्योंकि अफगानिस्तान जिस जगह पे है उसमें कई मुल्कों में जाना, घुसपैठ करना बहुत आसान है और साथ ही साथ पाकिस्तान का जो एक मैंने FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना उनका एक बहुत बड़ा मकसद है। तो ऐसे कई सारे मकसद हैं जिसकी वजह से उन्होंने इसको ये सारी कार्रवाई अंजाम दी है तालिबान को मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान। ठीक है। शुएब, आपसे समझना चाहेंगे कि इस वक्त जो तालिबान के हालात है और तालिबान ने जिस तरीके से कब्जा किया है अफगानिस्तान के ऊपर, सभी इस चीज़ से वाकिफ़ है, लेकिन अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। और अभी जो बाइडेन का जो बयान आया है उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर हमारे एक भी फौजी को या शहरी को नुकसान पहुंचा तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। और हाल ही के दिनों में हमने देखा था कि सिर्फ 3000 लोगों को निकालने के लिए 6000 की फौज उन्होंने भेज दी थी। तो एक तरीके से अमेरिका चाहता है कि वो पूरी तरीके से होल्ड रखे और काबुल एयरपोर्ट पर उसका पूरी तरीके से होल्ड भी रहा है। तो ये सिचुएशन तो जाहिर तौर पर समझाती है कि इस वक्त अभी भी जो है अमेरिका उस पर पूरी नजर बनाए हुए है, भले ही उसकी फौज वहां से चली गई हो। देखिए, अमेरिका अभी तो इसीलिए वहां पर शाहबाज, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। खुद अमेरिका के बहुत सारे लोग थे जिनको निकाला है अमेरिका ने, लेकिन जहां तक एयरपोर्ट की सुरक्षा का मसला है काबुल के, तो उसको लेकर अभी भी कई जो बातें हैं वो सामने आ रही है। वो ये कि अमेरिका वहां से वापस जाएगा और टर्की इस कोशिश में लगातार लगा है कि उसको वहां पर सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो मिल जाए। कल ही हम पढ़ रहे थे कि जो रजत अर्दगान जो है, जो राष्ट्रपति है टर्की के, उनकी तरफ से कहा गया है कि वो चाहते हैं कि एयरपोर्ट का जो कब्जा है या एयरपोर्ट पर सुरक्षा की जिम्मेदारी वो टर्की को मिले, और वो इसलिए चाहते हैं ताकि
तालिबान को वो मजबूत कर सके वहां पर। उनकी तरफ से ये एक वेबसाइट पर मैं पढ़ रहा था तो ये बयान उस पर छपा हुआ था कि ताकि वहां पर तालिबान को भी एक तरीके से मदद हो और वो मजबूती के साथ वहां पर काम कर सके। तो तमाम जो एक आप देखिए कि एक तरीके से एक गुट पूरा एक तैयार है जो तालिबान की सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि जो हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से जो बातचीत अलग अलग चलती रही, चाहे मॉस्को में हुई हो तालिबान के साथ बातचीत, कतर में लगातार टेबल पर ये तमाम जो मुल्क है वो एक साथ बैठकर बातचीत करते रहे हैं। तो अब टर्की हो या ईरान हो या पाकिस्तान हो, हालांकि ईरान अभी उस तरह से साफ तौर पर नहीं बोल रहा तालिबान को लेकर कुछ भी, लेकिन रशिया, पाकिस्तान या फिर चाइना और टर्की की तरफ से भी जिस तरह से बातें कही जा रही है, तो ये साफ है कि ये तमाम जो ममालिक है वो इस कोशिश में है कि वो तालिबान की सरकार को वहां पर मजबूत करेंगे। और ये सब चीजें इसलिए हो रही है ताकि अमेरिका जो 20 साल से बहुत ज्यादा एक तरीके से वहां पर अफगानिस्तान में था और वो एक तरीके से सरकार को सपोर्ट कर रहा था, तो वो तमाम चीजें खत्म हो, अब वो वहां ना पाए और इन तमाम मुल्कों की जो बातें हैं वो मजबूती के साथ वहां चले। तो ये तमाम चीजें इसीलिए है। लेकिन ये कितना आगे असर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, तालिबान कितना इन लोगों की बातों को मानेगा, क्या चीजें होगी, किस तरह के हालात वहां पर बने रहेंगे, ये थोड़ा जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी कोई सरकार नहीं, ये जल्दबाजी होगा कहना। मैं इरफान सर आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा कि अभी अस्थायी सदस्य है और सदारत कर रहा है इंडिया यूएनएससी की, क्या इसको लेकर कोई हिंदुस्तान कदम उठा सकता है या फिर जो कदम उठाए जाने चाहिए उसको लेकर कोई चर्चा हो सकती है इसके ऊपर? नहीं, देखिए ऐसा है कि हिंदुस्तान जो है जो सिचुएशन ग्राउंड रियलिटीज है उसको बिल्कुल सामने रखेंगे वो, और पाकिस्तान का जो प्रोएक्टिव रोल है तालिबानियों को सपोर्ट करने के पीछे उस चीज का जिक्र जरूर करेंगे। और इसमें जो G8 कंट्रीज है उन लोगों को भी आगे मूव करना पड़ेगा, स्पेशली द रोल ऑफ अमेरिका एंड रशिया बहुत बहुत सिग्निफिकेंट होता है, ग्रेट ब्रिटेन का भी रोल बहुत सिग्निफिकेंट होता है। तो अल्टीमेटली फ्रांस, जर्मनी, ये सारे कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सब लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री की नहीं है या किसी नेबरिंग कंट्री की नहीं है, ये पूरे साउथ एशियन रीजन में पीस बना रहा है, उसकी बात है। और न्यूक्लियर कंट्रीज है, ऐसा नहीं है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो अगर किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा काम होता है जिससे एक खतरा, मेजर खतरा महसूस होता हो, तो मेरे हिसाब से ना हिंदुस्तान जैसा मुल्क चुप नहीं रहेगा और वो कुछ भी, कोई भी टर्न ले सकता है। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, अलकायदा को कोई भूल नहीं सकता है, 9/11 का एपिसोड को अमेरिका को भूलना नहीं चाहिए जी। और किसी भी तरीके का छोटा सा भी ब्लंडर एक हिमालयन ब्लंडर हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि इस चीज को जितना लाइटली अमेरिका ले रहा है उसे नहीं लेना चाहिए और बहुत ही सीरियसली इस इशू को देखना चाहिए कि यहाँ पे अगर पीस नहीं है, ये सिर्फ ये बात नहीं है कि अमेरिका अपने जगह पे ठीक है और यहाँ पे चीजें सही नहीं है। इसका जो असर है वो इंटरनेशनल लेवल पर जरूर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सर हमसे बातचीत के लिए। बोलना चाहिए जी, ठीक है इरफान सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। अंबर जैदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और शेब रजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर एयरलिफ्ट का जो सिलसिला है वो जारी है। जो अफगानिस्तान से लोग एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं, उस मिशन एयरलिफ्ट के जरिए हम तमाम शहरों को लेकर आ रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान की जो फौज है वो लगी हुई लगातार। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।